हरे कृष्णा बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे हों। जैसे कि हमारी शुरुआत ऐसे ही होती है, तो इसलिए मैं आपके साथ पहले ये आपसे कहता हूँ कि कैसे हैं आप, और उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छा भी चल रहा होगा। मन से पढ़ रहे होंगे। जैसे मैं क्वेश्चन बोलता हूँ कि आप इसका आंसर मुझे बताना, तो एक बच्चा है, वो आंसर बताता है इसके। बहुत अच्छा लगता है उसके आंसर को देख करके। और उसी को देखते हुए, जैसे मैंने कल भी बात की थी, कि उसी को देखते हुए मुझे ये लगता है कि ठीक है, एक लड़का तो मतलब वो बच्ची है, वो तो प्रॉपर पढ़ रही है अच्छे से। सब्सक्राइब तो बहुत सारे लोगों ने कर रखा है, लेकिन मैंने अभी उस पर ध्यान देते ही नहीं किसने सब्सक्राइब करा किस पे नहीं करा। बस ये भी ये ध्यान दे रहे हैं कि जो बच्चे ना मतलब पढ़ रहे हैं और उनके कंटेंट अधूरे रहते हैं। तो मेरा बेसिक मोटिव यही है कि जब बच्चा पढ़े, तो एक जगह से पढ़ने के बाद उसे ये ना लगे कि यार ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है। नहीं, एक ही जगह पे उसका सारा कंटेंट कवर हो जाए। तो बेसिकली वो जो बच्चा मुझे आंसर करता है, मैं उसके लिए और उत्साह के साथ चीजें बताता हूँ। अभी मैं जब कल कुछ काम कर रहा था, तो मैंने यही सोचा कि जब वो बच्चा पढ़ रहा होगा, तो उसे ये सारे क्वेश्चन यहाँ मिलने चाहिए। इसलिए मैंने इसके अंदर और बातें कुछ ऐड करी, जो आपको कल मिलेगी, है ना। तो कुछ भी चीज मैं इसमें छोड़ूंगा नहीं, सब चीज कवर करता हुआ चलूंगा, और लास्ट में क्वेश्चन आंसर भी करूंगा। ठीक है, तो आप ऐसे ही पढ़ते रहें, बहुत अच्छा लगता है। आप जिस हिसाब से आंसर करते हैं, तो लगता है कि आप पढ़ रहे हैं। तो खूब मन से पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, कहीं से कहीं तक कोई कमी नहीं आएगी आप लोगों को। और साथ ही आप लोग के इसी उत्साह के साथ, जैसे मैंने आपसे बताया था कि 8:30 या 9 बजे के आसपास मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डाला करूंगा, वन लाइनर क्वेश्चन जिन्हें बोलते हैं, और साथ में कोई ना कोई एक करंट का मुद्दा भी मैं डिस्कस करा करूँ। और उस पर काम चल रहा है, काम बहुत होता है बच्चों। ऑफलाइन बैच भी है, ऑनलाइन भी लेना है, आप लोगों के लिए काम भी करना होता है, टेस्ट सीरीज भी बनानी होती है, बहुत सारे काम रहते हैं ना। इसलिए थोड़ा समय नहीं लग पा रहा मुझे। पर हिस्ट्री तो आपकी रेगुलर चल रही है, उस पर मैं काम कर रहा हूँ। जैसे ही वो काम पूरा हो जाए, उसी दिन से लगभग आप माने जैसे कि जल्दी से जल्दी वो काम स्टार्ट करेंगे हम, 8:30 9 बजे डेली ऑब्जेक्टिव जीएस क्लास आनी स्टार्ट हो जाएगी। और धीरे धीरे हिस्ट्री के पैरेलल पैरेलल जब ऑब्जेक्टिव जीएस होगी, फिर हम ज्योग्राफी को भी शुरुआत करेंगे। यानी कि डेली मिलेंगे, ऐसा नहीं होगा कि अब हिस्ट्री मिल रही है कल ज्योग्राफी फिर हिस्ट्री फिर नहीं, ऐसे डेली हिस्ट्री, डेली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और डेली ही ज्योग्राफी। लेकिन वो ज्योग्राफी स्टार्ट करने से पहले आपसे पूछा जाएगा कि अगर आप बोलोगे भैया सही तालमेल चल रहा है, हम ज्योग्राफी भी कवर कर सकते हैं, तो उसे भी कवर करवाना शुरू करेंगे। पर अभी फिलहाल हिस्ट्री और ऑब्जेक्टिव जीएस पे जो काम चल रहा है उस पर बात करते हैं। तो हिस्ट्री में हमारे फैक्चुअल पॉइंट को आगे बढ़ाते हुए जैसे हम चल रहे हैं, तो इसमें आज हम देखेंगे कौन सा स्थल कहाँ पर है। जैसे यहाँ लिखा है सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल, नदी, उत्खननकर्ता एवं वर्तमान स्थिति। मतलब कि ये जो स्थल है ये कहाँ पर है, इसके उत्खननकर्ता कौन है, किन्होंने यहाँ पर खुदाई करी, ये किस नदी के तट पर स्थित है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं ना देरी करते हुए। स्टार्ट तो देखिए, मैंने आपसे कहा था कि इन चार बना करके उसमें मैं कवर करवा दूंगा सारा। तो आप ये सारे याद कर लेंगे अच्छे ढंग से। स्टार्टिंग मैंने सारी नदियां आपको दिखाई थी स्टार्टिंग क्लास में, अगर आप देखें तो उसमें आपको दिखेगा कि हाँ भाई ये तो भैया ने कहा रखा है, नदियां हमने बता रखी है ना। तो ये देखो पहले आप लोग, ये आपको सही दिख रहा है क्या? एक बार ये देखिए, सही दिख रहा है आप लोगों को ये? मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ बिल्कुल सही दिख रहा है। तो देखिए आप इसमें सबसे पहले हड़प्पा। हड़प्पा जो है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल है, और इसके बारे में मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस कर रखा है। हड़प्पा जो है वो रावी नदी के तट पर स्थित है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है, तो आप बताएंगे रावी नदी के तट पर। पड़ता क्या है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले में। कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले में पड़ता है। जिला भी पूछ सकता है, पाकिस्तान पूछ सकता है, प्रांत भी पूछ सकता है। ठीक है, नदी तो पक्का पूछी जाती है। मैं जब कंपटीटर था तो मैं एग्जाम देता था, तो वहां पर पूछे हुए हैं नदियां वगैरह, तो इसलिए अपने ध्यान रखेंगे, है ना। रावी नदी के तट पर खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने 1921 में। फिर इसी में और योगदान बढ़ा है माधव स्वरूप वत्स ने। ये माधव स्वरूप वत्स है बच्चों, वर्षा नहीं है, वत्स है, ये वत्स। इसे सही कर लेना, ये वत्स है, वत्स।
और फिर व्हीलर ने की थी 1946 में। यानी कि इन तीनों लोगों ने योगदान दिया है किसमें, हड़प्पा की खुदाई में। तो हड़प्पा की खुदाई से रिलेटेड आपके नाम हो गए, आपका जिला हो गया, नदी हो गई और प्रमुख स्थल हो गया हड़प्पा। पहले यही खोजा गया था, हड़प्पा। उसके बाद देखो मोहनजोदड़ो। अभी मैं इन दोनों की ट्रिक बताऊंगा क्योंकि पेपर में इन दोनों से बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। जो मोहनजोदड़ो है, इसी मोहनजोदड़ो से आपको स्नानागार भी मिला है और अन्नागार भी मिला है। अन्नागार जहाँ पे अन्न को भंडार करके रखते थे, जैसे अन्न का स्टोरेज रखते थे, वो अन्नागार होता है। और स्नानागार जहाँ पे लोग धार्मिक स्नान करते थे, वो था स्नानागार। लेकिन अन्नागार और स्नानागार में से बड़ा क्या था दोनों में, अन्नागार बड़ा था, स्नानागार उससे बड़ा, अन्नागार से छोटा था। तो अन्नागार ज्यादा बड़ा था। ठीक है, दोनों ही अन्नागार भी स्नानागार भी मोहनजोदड़ो से मिले हैं और मोहनजोदड़ो के एक बहुत बड़े, सॉरी, एक बहुत बड़े स्थल के रूप में है। ठीक है, बहुत बड़े स्थल के रूप में जाने जाते हैं दोनों ही चीजें। अब फिर पूछेगा मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है, सिंधु नदी के तट पर। याद रखना बच्चों, जब पेपर में क्वेश्चन आता है ना, कन्फर्म आगे पीछे गलत होता है, या सिंधु पे था, रावी पे था, है ना। तो मैं अब इसकी ट्रिक बताता हूँ आपको। सिंधु नदी के तट पर, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में पड़ता है। ये कहाँ पड़ता है, लरकाना जिले में पड़ता है। खोज किसने की थी, राखल दास बनर्जी ने 1922 में। अर्नेस्ट मेके, पूरा नाम है अर्नेस्ट मेके, मेके ने 1927 खुदाई में और योगदान दिया, और व्हीलर ने 1930 में और योगदान दिया। ठीक ठीक है। तो मोहनजोदड़ो में मेन क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे राखलदास बनर्जी का। पर अगर इसके अलावा पूछा जाए तो याद रखें मेके और व्हीलर, अर्नेस्ट मेके और व्हीलर। कभी एग्जाम में पूछ सकता है भाई, राखलदास बनर्जी तो बार बार पूछा ही जा रहा है, अब वो पूछ रहे राखलदास बनर्जी के साथ कौन कौन थे, तो इन्हें भी याद रखना है, बिल्कुल गलत नहीं करके आना। इस बार ऐसे पढ़ो कि नंबर लाना है, उस हिसाब से पढ़ना है। तो जो रटने वाली चीजें रट दो, जहाँ समझाने वाली चीजें आएंगी उन्हें मैं समझा ही रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो अब इन दोनों को एक बार मैं और स्लाइड लेता हूँ यहाँ पर, देखो। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो याद रखें पहले। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में से पहले खुदाई में क्या आया, हड़प्पा। अब एच और एम में से पहले क्या आता है, एच आता है, एम आता है, तो पहले आता है एच। अगर एच पहले आता है तो हड़प्पा पहले हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। अब देखो, हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है, रावी नदी, और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी। अब आर आता है पहले, एस आता है, तो पहले आता है आर। तो अगर पहले आर आता है तो हड़प्पा मिला रावी नदी के तट पर। ठीक है, उसके बाद इसकी खोज किसने की थी, दयाराम साहनी, डी, दयाराम साहनी। और इसकी खोज किसने की थी, राखलदास बनर्जी। तो फिर आर, अब पहले डी आता है, आर आता है, तो पहले डी आता है। यानी जो पहले आते हैं वो पहले के साथ रखते चले जाओ, जो बाद में आते हैं वो बाद के साथ रखते चले जाओ। अब एग्जाम में क्वेश्चन आया कि सबसे पहले कौन सा स्थल खोजा गया, अब आपके दिमाग में अगर ये आ रहा है यार हड़प्पा था या मोहनजोदड़ो, तो आप याद रखो भाई एच और एम से पहले क्या था, एच तो हड़प्पा था। अब पूछा किस नदी के तट पर स्थित था, रावी या सिंधु। अब आप सोचो या रावी या सिंधु, तो पहले आ रहा था, अच्छा आ रहा था तो हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित था। अब पूछे किसने खोज की, अगर भूल जाओ कि राखलदास ने, दयाराम था, अच्छा डी पहला था तो हड़प्पा दयाराम साहनी ने। और कब की थी इसकी खोज, 1921 में। तो 21 ही पहले आता तो 21 में। ठीक है, अब मोहनजोदड़ो सिंध नदी राखलदास बनर्जी 1922। तो जो पहले आया लेटर्स में वो पहले लिख दिए, जो बाद में लेटर्स में वो बाद में लिख दिए। अब देखो, ये तो बताया हमने कि हड़प्पा रावी नदी, हड़प्पा रावी नदी, खोज दयाराम साहनी, खोज दयाराम साहनी, सन 1921, सन 1921। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी, सिंधु नदी खोजी किसने, सिंधु नदी खोजी किसने, राखलदास बनर्जी, राखलदास बनर्जी, सन 1922, सन 1922। तो जो पहले आता है लेटर उसे पहले रख देना है, जो बाद में तो उसे बाद में रख देना है। याद करने के लिए बहुत आसान हो जाएगा। पूछे हड़प्पा मोहनजोदड़ो में से पहले क्या खोजा, तो एच पहले आता है, एम पहले आता है, तो एच आता है तो हड़प्पा खोजा। फिर पूछेगा हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है, ऑप्शन होगा रावी, सिंधु, ब्यास या सतलुज। तो आप ध्यान दोगे यार रावी और सिंधु, तो हड़प्पा पहले आता है तो आर पहले आता है, तो रावी नदी के तट पर। किसने खोजा, दयाराम साहनी ने खोजा।
कब खोजा? 1921 में खोजा। तो जो पहले आते हैं लेटर्स उनके आधार पर मैंने ऐसे बना दिया, जो बाद में आते हैं उनके आधार पर मैंने ऐसे बना दिया। तो अब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नहीं भूलोगे आप लोग। कल मैं इस क्वेश्चन को मैं फिर पूछूंगा आपसे, तो आप मुझे बताएंगे फटाफट से कि भाई हड़प्पा किस नदी के तट पर है और मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, अब आगे आ जाओ। चन्नू चन्नूदड़ो का है, सिंधु नदी के तट पर स्थित है। चन्नूदड़ो भी, चन्नूदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। और कहाँ पे? सिंध प्रांत में, पाकिस्तान के नवाब शाह जिला पड़ता है। जिला कौन सा है? नवाब शाह। तो नवाब शाह जिले में पड़ता है आपका चन्नूदड़ो। अच्छा, अब जो क्लास मिलेगी, जैसे आपको जब मैंने और क्लासेस में जो लिख रहा हूँ, इसमें क्या करा है मैंने, जैसे लोथल लिखा तो लोथल के सारे पॉइंट उसके नीचे लेंगे। फिर मैं फिर मैंने चन्नूदड़ो लिखा, उसके सारे पॉइंट उसके नीचे लेंगे, है ना। ये क्लासेस अभी मिलेंगी आपको, कल ये परसों में मिलेंगी ये वाली क्लासेस भी इसकी। मतलब कुल मिलाकर मैं रेलवे में क्वेश्चन देख रहा था कि ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे थे, 55 या 60 क्वेश्चन बने हुए हैं यहाँ से। और दूसरी भी बुक भी मैंने देखी थी, उसमें भी लगभग 100 के आसपास क्वेश्चन बने हुए हैं। तो 100 160 क्वेश्चन सारा आपके नोट से ही कवर हो रहा है, सारा का सारा। तो मैंने इस हिसाब से नोट बनाया कि आप कहीं मार ना खाओ, एसएससी में बैठो, रेलवे में बैठो, आप किसी यूपी के किसी पेपर में बैठो, अभी एसआईबी आने वाला है, एसएससी जीडी आने वाला है, कोई सा पेपर आ जाए यार, मैं इस हिसाब से चीजों को लेके चल रहा हूँ कि आप हर पेपर की जीएस खूब आराम से करिए, कि जीएस में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, कि ये ना सोचो कि ये तो सिर्फ रेलवे चल रहा है या तो एसएससी चल रहा है। नहीं, ये क्या चल रहा है, इसे पढ़कर आप किसी भी कंपटीशन में बैठो जिसमें आपका मन करे बैठने का, सिर्फ बड़े एग्जाम छोड़ के, जैसे पीसीएस और यूपीएस। उसके लिए मैं अलग से बैच बनाना शुरू करूंगा, मैं अलग से पढ़ाऊंगा। जब मैं उसमें पीसीएस और यूपीएससी पढ़ाना शुरू करूंगा वो अलग से। अभी जनरल कंपटीशन के लिए आए तो इसको पढ़ेगा, ठीक है। तो चन्नूदड़ो सिंधु नदी के तट पर, सिंध प्रांत में, नवाब शाह जिले, नवाब शाह जिला पड़ता है। ये नवाब शाह बाहे नवाब शाह जिला पड़ता है, कहाँ? पाकिस्तान में। किसने खोज की थी इसकी? मेके ने की थी, और एनजी मजूमदार ने 1931 में, और उसने योगदान दिया था। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट आता है कालीबंगा। किस नदी के तट पर स्थित है? घग्गर नदी के तट पर। बहुत आता है पेपर में कालीबंगा किस नदी के तट पर स्थित है? घग्गर नदी के तट पर, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। इसका आंसर बिल्कुल सही बताया था बच्चे ने, जिससे मैंने पूछा था। जो बच्चा पढ़ रहा है वो आंसर बता रहा है, जो नहीं पढ़ रहा भाई उसे क्या कह सकते हैं, है ना। जो पढ़ रहा है आप यकीन माना कन्फर्म कलेक्शन आएगा आप लोग। कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर है, राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला पड़ता है, वहां पर है। खोज किसने की थी? कमलानंद घोष ने 1951 में, बीबी लाल एवं वी के थापर ने 1961 में, और योगदान दिया है। ठीक है, आप यार ये फैक्चुअल है, इनको आप चार चार करके याद कर लेना, सारे याद रहेंगे। एक साथ बस सोचना कि एक साथ सारे याद कर ले। अब मुझे तो एक साथ पढ़ाना पड़ेगा ना भाई, ऑफलाइन बैच होता है, तो उसमें तीन तीन करके लिखवाए। अब यहाँ तीन तीन करके लिखवाऊंगा ना तो फिर रिदम टूट जाएगा, इसलिए आप लोग इसे याद कर लेना साथ के साथ। चार चार करके याद कर लेना, याद हो जाएंगे। चार चार के होंगे, दो दो करके याद कर लेना, हो जाएगा। 13 ही तो है, दो दो करके याद कर लेना। अब आगे कालीबंगा, घग्गर नदी, चन्नूदड़ो, सिंधु नदी। उसके बाद कोट दीजी, ये पड़ता है सिंधु नदी के तट पर, सिंध प्रांत का खेरपुर स्थान है। सिंध प्रांत पड़ता है खेरपुर स्थान, ये भी पाकिस्तान में है, खेरपुर स्थान, कोट दीजी। उसके बाद किसने खोज की थी? फजल अहमद, 1953, कोट दीजी। फिर आता है रंगपुर। जो रंगपुर है वो आपका पड़ता है मादर नदी के तट पर, ये भादर नहीं है, मादर नदी है, मादर माँ है, मादर मादर नदी के तट पर पड़ता है, गुजरात के काठियावाड़ जिले में। कोट दीजी, रंगपुर सॉरी, गुजरात के काठियावाड़ जिले में पड़ता है। एग्जाम में सीधा पूछेगा रंगपुर कहाँ है, तो काठियावाड़ में, कहा? गुजरात के। ठीक है, याद रखेंगे, ये याद करने वाली चीजें है। रंगनाथ राव ने खोज की थी रंगपुर, रंगनाथ राव, 1953-54 में। ठीक है, उसके बाद आता है रोपड़। बहुत आता है क्वेश्चन पेपर में, रोपड़ सतलुज नदी के तट पर है रोपड़। और कहाँ पर है? पंजाब के रोपड़ जिले में। पंजाब के रोपड़ जिले में किसने खोज की थी? यज्ञदत्त शर्मा ने 53 से 56 के बीच में। यज्ञदत्त शर्मा, रोपड़ यज्ञदत्त शर्मा। एक बार हड़प्पा से लेकर रोपड़ तक देखो। हड़प्पा रावी, मोहनजोदड़ो सिंधु, चन्नूदड़ो सिंधु, कालीबंगा घग्गर, कालीबंगा घग्गर, कोट दीजी सिंधु, रंगपुर मादर नदी, रोपड़ सतलुज नदी, रोपड़ सतलुज, रोपड़ सतलुज नदी। ठीक है, आगे लोथल, होगवा नदी के तट पर। इस नदी का पूरा नाम याद रखना अच्छे से बच्चों, होगवा, ये लोथल और आपका कालीबंगा खूब आता है पेपर में। कालीबंगा घग्गर नदी और आपका लोथल होगवा नदी के तट पर।
गुजरात के अहमदाबाद जिले में पड़ता है। खोज किसने की थी? रंगनाथ राव ने इसकी खोज की थी। किसकी? लोथल की 1954 में, 1954 में। उसके बाद आलमगीरपुर, आलमगीरपुर किस नदी के तट पर पड़ता है? हिंडन नदी के तट पर पड़ता है, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है। ये मैंने आपको पढ़ा भी रखा था। यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खोज की थी। किसने? यज्ञदत्त शर्मा ने। मेरे हिसाब से समझ में आ रहा होगा, अगर याद ही करना है बस, और क्या पता है इसमें। सुत का गेंडोर दाशक नदी के तट पर है, पहले ही बता दिया था। पाकिस्तान के मकरान में समुद्र तट के किनारे स्थित है। और ऑरल स्टेइन ने इसकी खोज की थी 1927। ऑरल स्टाइन ने, ऑरल स्टाइन है, स्टेन नहीं है, स्टाइन, स्टाइन काट देना, स्टाइन 1927। फिर आता है बनमाली। ये जो बनमाली है ये रंगोई नदी के तट पर स्थित है। बनमाली याद रखेंगे बच्चों, बनमाली रंगोई नदी के तट पर हरियाणा के हिसार जिले में है। और रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसकी खोज की थी 1974 में, रविंद्र सिंह बिष्ट ने। उसका धौलावीरा लूनी नदी के तट पर है। एक तो चन्नूदड़, एक कालीगंगा, एक लोथल, एक आलमगीरपुर, एक धौलावीरा। ये आपको याद रखने हैं, अच्छे से याद रखने हैं। हड़प्पा मोहनजोदड़ो तो है इंपॉर्टेंट, इसको याद रखें, ठीक है। लूनी नदी गुजरात के कच्छ जिले में पड़ते, धौलावीरा। जेपी जोशी 1967, रविंद्र सिंह बिष्ट 1991। यानी कि जेपी जोशी ने तो खोज करता थे और रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसमें योगदान दिया। इस तरीके से हमें समझना है, ठीक है। फिर आता है सोतकहा। ये शादीकोर नदी के तट पर स्थित है। शादीकोर नदी बलूचिस्तान में है। जॉर्ज डेल्स ने इसकी खोज की थी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें एक बार, बाकी चीजें मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है बच्चों, चले आगे। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, है ना। चलो, अच्छा ये वाले जो टॉपिक्स है ना, इनमें क्या क्या मिला है वो मैंने उनके नाम से लिख दिए हैं अलग से। कि जैसे हड़प्पा मोहनजोदड़ो अलग से, फिर आपका चन्नूदड़ो कालीबंगा, जो जो मेन मेन पॉइंट है, लोथल है, धोलावीरा है, इन्हें अलग से लिख के भी मैंने कुछ क्वेश्चन और डाले हैं कि आपकी जो 2-4 क्लास और बढ़ रही है कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये है कि हम उसको खत्म कर देंगे, बढ़िया ढंग से खत्म कर देंगे। ये नहीं है कि अब यहाँ से पढ़ लिया फिर कहीं से और नोट करे, कहीं से और, जितना कर लिया बहुत है। उसके बाद क्वेश्चन आंसर करना बस। फिर क्या होता है, उसके बाद प्रैक्टिस सेट लगाना चाहिए कि प्रैक्टिस में क्या आ रहा है। कुछ क्वेश्चन वहां से कवर हो जाते हैं। ये नहीं कि यहाँ से भी लिखे हैं, वहां से भी लिखे हैं, यहाँ से अब लिखते ही चले जाएंगे, कब तक कितना लिखे। तो जितना मैं पढ़ा रहा हूँ इनफ हो जाएगा, उसके बाद आप सिर्फ टेस्ट सीरीज करेंगे, ठीक है। आगे ये तो बता दिया हमने। यहाँ अब देखो, अब ये फैक्चुअल पॉइंट ही चल रहे हैं, है ना, वो याद रख लेगा बच्चों। सिंधु सभ्यता के तथ्य, जैसे मैंने बताया था ये हमारी फैक्चुअल पॉइंट की क्लास है ना, तो फैक्चुअली बता रहा हूँ मैं सारे का सारा। सिंधु सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहियों या 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंस गाड़ी का प्रयोग करते थे। जैसे आज देखो कुछ लोग बुग्गी बनाते हैं ना, बुग्गी जिसमें भैंसा लगा लेते हैं आगे, वो और बैलगाड़ी भी होती है। तो बैलगाड़ी और भैंसा गाड़ी दोनों का यूज करते थे सिंधु सभ्यता के लोग, 2 पहिए वाले और 4 पहिए वाले। अगर आता है कि यातायात के लिए सिंधु घाटी या सैंधव सभ्यता के लोग कैसी गाड़ी का यूज करते थे, तो बैलगाड़ी, भैंसा गाड़ी, 2 पहिए 4 पहिए दोनों का वो यूज करते थे। मेसोपोटामिया के अभिलेख में सिंधु सभ्यता को मेलुहा कहा है। याद रखिए, मेसोपोटामिया सभ्यता के अभिलेख से पता चलता है कि सिंधु सभ्यता को मेलुहा कहा है। अब अभिलेख, शिलालेख क्या होते हैं, सब बहुत अच्छे से डिस्कस कर रखा था पहले। एक एक पॉइंट पे मैंने पहले बात करी थी, सबसे पहली क्लास मेरी यही है कि अभिलेख किसे कहते हैं, शिलालेख किसे कहते हैं, है ना, सब बता रखा है। जो सिंधु मेसोपोटामिया यानी इराक की जो सभ्यता थी, वहां से जो अभिलेख मिले हैं, जो साक्ष्य मिले हैं, उसमें सिंधु सभ्यता को उन्होंने मेलुआ या मेलुआ कहा है। पूछेगा मेलुहा कहाँ के लोगों ने सिंधु सभ्यता का नाम रखा, तो बताएंगे मेसोपोटामिया के। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानते थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने आपसे बताया था कि एक माता के गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ दिखाई दिया है। इसका मतलब ये जो माता के गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाई दिया है, उसका साक्ष्य ये है कि वो मानते थे कि ये उर्वरता की देवी है, ये हमें भोजन देती है और हमें इसको पूजना चाहिए। इसलिए उन्होंने इसकी भी पूजा करी, इसकी धरती से उर्वरता की, धरती को उर्वरता की देवी मानते थे और उसकी पूजा करी। बताया था मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से। अच्छा मुझे बताएंगे कि ये जो माता के पेट से जो पौधा निकल रहा है वो किस स्थान से मिला, या आप लोग मुझे बताएं, ठीक है। आगे, सिंधु घाटी सभ्यता में किसी भी मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो मूर्तियां मिली हैं
लेकिन मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले। मूर्तियां जरूर मिली पर मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले, ये इंपोर्टेंट रखना। क्या सिंधु घाटी सभ्यता से मंदिर के साक्ष्य मिले हैं? और किसी बच्चे के दिमाग में आएगा यार मूर्तियां तो मिली थी और पशुपति की मूर्ति मिली थी तो मंदिर भी मिले होंगे। अगर कम पढ़ेंगे तो यही तो ध्यान रहेगा, वो लगा देगा मंदिर मिले हैं, लेकिन मंदिर वहां से नहीं मिले। मूर्तियां मिली पर मंदिर नहीं मिले, ध्यान रखेंगे। कैसी गाड़ी का यूज करते थे? 2 पहिए की 4 पहिए, ठीक है। और मेसोपोटामिया के लोग इसको क्या कहते थे? इसको यहाँ के लोग कहते थे मेलुहा। यहाँ पर कोई भी प्रमाण नहीं मिला मंदिर का। और साथ ही साथ में ये पॉइंट बताया था मैंने, धरती को उर्वरता की तरह मानते थे। और एक क्वेश्चन आपसे मैंने पूछा है कि जो माता के गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है वो स्थल कहाँ पर है और कहाँ से मिला है, ये मैंने समझा दिया है, इसलिए क्वेश्चन दिया आप लोगों को। आगे आ जाओ। देखो जरा सही दिख रहा है तो आप लोगों को ये देखो सही दिख रहा है? ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर कुबड़ वाले सांड की पूजा भी की जाती थी, ये ध्यान रखेंगे। कुबड़ वाले सांड की पूजा कर दूं। चलो, कुबड़ वाले सांड की अगर एग्जाम में आता है, कुबड़ वाले सांड की पूजा की जाती थी तो बिल्कुल की जाती थी। शास्त्रीय है कि मूर्तियां ज्यादा मिलने से पता चलता है कि सिंधु सभ्यता मात्र सकारात्मक थी। ये शास्त्रीय नहीं है भैया, ये स्तरीय है, स्तरीय स्तरीय। जो स्त्रियों थी, स्त्रियों की मूर्तियां ज्यादा मिली है यहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता से ना। जैसे कभी पेपर में आ जाए कि सिंधु घाटी की सभ्यता मात्र सकारात्मक थी, बता रखा था पहले मैंने, किस आधार पे कहा जाता था, तो आप बताएंगे वहां पर स्त्रियों की मूर्तियां ज्यादा मिली हैं। इस आधार पर कहा जाता था कि सिंधु घाटी की सभ्यता मात्र सकारात्मक थी। कुबड़ वाले सांड की पूजा होते थे, सभ्यता मात्र सकारात्मक, पहले बताते हैं। मनोरंजन के साधन मछली पकड़ना, शिकार करना, पुष्प पक्षियों को लड़वाना, चौपड़ पासा आदि खेलना। फेस्टिवल पॉइंट यार याद रख सकते हैं, मछली पकड़ना था। भाई खाली रहेंगे क्या करते, मछली पकड़ने चले गए, कभी शिकार कर लिया, चौपड़ खेल लिया, पासा खेल लिया, है ना, पशु पक्षियों का आपस में लड़वा लिया, ये इनके वहाँ के साधन थे मनोरंजन के। आता है पेपर में क्वेश्चन कि सिंधु घाटी सभ्यता के मनोरंजन के साधन क्या थे, तो ये सब उसके मनोरंजन के साधन थे, जिसमें से चौपड़ पासा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा गया है। यहाँ के लोग लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे जो काले रंग से डिजाइन किए जाते थे, ये भी ध्यान रखेंगे। यहाँ पर लाल रंग के बर्तन बनाए गए हैं जिसपे काली मिट्टी से उनपे कुछ ना कुछ चित्रकारी कर दी जाती थी। अच्छा एक चीज और है, जो मृद भांड मिले यानी मिट्टी के बर्तन, ये सिंधु घाटी सभ्यता के पुरातत्व को बताते हैं। जबकि जब यहाँ पे आर्य आए थे तो आर्यों के समय मिलते हैं धूसर मृद भांड या चित्रित धूसर मृद भांड। तो चित्रित धूसर मृद भांड से पहले सिर्फ और सिर्फ मिट्टी के ही बर्तन मिले हैं। उस आधार पर भी हम ये बताते हैं कि भैया आर्यों से पहले की सभ्यता है ये। और आर्य जो थे वो थे ग्रामीण, जबकि सिंधु घाटी थी नगरीयता। तो कई बार कहते हैं क्या ये एक आर्य सभ्यता थी? नहीं भाई, ये आर्य सभ्यता नहीं थी, ये गैर आर्य सभ्यता थी। जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो सीधा एक क्वेश्चन तो यही डाल रखा है, कैसी थी? गैर आर्य सभ्यता। फिर आर्य सभ्यता ग्रामीण और सिंधु सभ्यता नगरीय, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो बर्तन किसके बनते थे? लाल मिट्टी के, इसे मृद भांड कहते थे। मृद भांड यानी मिट्टी के बर्तन, मृद भांड, भांड मतलब बर्तन और मृद मतलब मिट्टी के, तो मिट्टी के बर्तन मृद भांड। तो लाल रंग से ज्यादातर यहाँ पर बर्तन मिले हैं। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे, ये आया था क्वेश्चन तो मैंने डाल दिया। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तलवार से परिचित है नहीं थे, तलवार नहीं थी, याद रखना यार, कुछ कुछ पॉइंट है याद रखने पड़ेंगे भाई। देखो तो क्या करेंगे इसको समझाने का तो नहीं, अब क्या चीज समझा तो मैंने दिया आप लोगों को, पूरी सिंधु सभ्यता किस किस प्रकार से थी। अब उसके फैक्चुअल पॉइंट है वो भी बताने पड़ेंगे, तो इन्हें समझे याद रखेंगे। तलवार से परिचित नहीं थे। कालीबंगा एक ऐसा शहर था जहां निचला शहर भी किले से घिरा था, ये याद रखें। कालीबंगा ऐसा शहर था जहां निचला शहर भी किले से घिरा हुआ था, जबकि बाकी जो दुर्ग होते थे, जो ऊपरी शहर होते थे वो किले से ढके रहते थे। लेकिन एक कालीबंगा ऐसा शहर है जो किले से ढका हुआ था, निचला शहर भी उसका किला, किला मतलब कि चारों तरफ से एक बाउंड्री कर देते ऊंची ऊंची, जिससे कि वो जो स्थल है वो सेफ हो जाए किसी के आक्रमण से। इसलिए कालीबंगा जो था हमारा वो ऐसा शहर था जिसका निचला वाला भाग भी किससे घिरा हुआ था? किले से घिरा हुआ था।
पर्दा प्रथा और वैश्यवृत्ति भी यहाँ प्रचलित थी। सिंधु घाटी सभ्यता में पर्दा प्रथा भी थी और वैश्यवृत्ति भी थी, ये भी दोनों यहाँ प्रचलित थी। हड़प्पा में शवों को दफनाने की, तो मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हड़प्पा में शवों को दफनाया जाता था, तो मोहनजोदड़ो में शवों को जलाया जाता था। हड़प्पा में दफनाने के, मोहनजोदड़ो में जलाने की। क्वेश्चन आएगा तो करके आएंगे कि हड़प्पा में लोग शवों को दफनाते थे और मोहनजोदड़ो में जलाते थे। ठीक है, आगे लगभग 22 मिनट की वीडियो बन जाएगी, है ना। ये मैं कम इसलिए बना रहा हूँ कि आप लोगों को याद हो जाए चाहिए। ये वाली लास्ट कर लेते हैं आज, है ना, इसको, फिर इससे आगे कल चले। थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा याद करते चलना। कल मैं इसमें से बहुत सारे जो आज पढ़ा रहा हूँ उसके कल क्वेश्चन दूंगा और देखो कितने बच्चे उसको करते हैं, देखेंगे कितने बच्चों से करते हैं। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो फायदा नहीं होगा। पढ़े, मन लगाएगा, पढ़े अच्छे से पढ़े। आग से पकी मिट्टी को टेराकोटा कहते थे, बताया है पहले ही, दोबारा लिख दिया, क्लास पहले पढ़ना। मर्ण मूर्तियां जो मैंने बताया था, तो वो टेराकोटा था, टेराकोटा फिगरिंग। मर्ण मूर्तियों कहते थे जो आग में पकी हुई मिट्टी होती थी, उसी से बनाते थे हम मूर्तियां, है ना। तो वही आग से पकी मिट्टी को क्या कहते हैं, टेराकोटा कहते हैं। सिंधु लोगों की लिपि ब्रेस्टोफेडन विधि पर थी, जिसमें पहली पंक्ति दाएं से बाएं और फिर दूसरी बाएं से दाएं लिखते थे। बताया था मैंने, ब्रेस्टोफेडन बोल दो या बूस्टोफेडन बोल दो, बूस्टोफेडन है, रोस्टोफेडन बोलते हैं, बूस्टोफेडन बोल दो या भाव चित्रात्मक बोल दो। सिंधु की लिपि कैसी, बूस्ट्रोफेडन, बूस्ट्रोफेडन, ठीक है। या आपको बोल दो बोस्टोफेडन या बूस्टोफेडन, एक बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जो बोस्टोफेडन विधि थी, बोस्टोफेडन जो विधि थी, इसमें क्या होता था, पहली पंक्ति तो ऐसे लिख रहे हैं, दूसरी ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे लिखते, है ना। जिसमें कि जिसकी वजह से इसके अंदर चित्र भी बहुत सारे थे, और इस वजह से पहले सीधी फिर उल्टी, फिर सीधी फिर उल्टी, ऐसे लिखने की वजह से ये पढ़े भी नहीं जा सके। तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी, बोस्ट्रोफेडन विधि पर आधारित थी। ये पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना है। ब्रोस्टो या बोस्ट्रोफेडन विधि पर आधारित थी। जो पहले अगर पूछा जाएगा कैसे लिख लिया थी, पहले राइट टू लेफ्ट, फिर लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, दाएं से बाएं, दाएं मतलब राइट और बाएं मतलब लेफ्ट। सबसे पहले संदर्भ लोग ने कपास की खेती की थी, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, इसको याद रखेंगे कि ये जो कपास था ये भारत की ही देन है ना। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने कपास खुद से उगाया था। कपास, लोथल से कुत्ते की मूर्ति व कालीबंगा से तांबे की मूर्ति मिली है। ठीक है, इस पॉइंट को भी ध्यान रखें। बस इतना रखो, नहीं तो ज्यादा हो जाएगा। कल हम इससे आगे चलते हैं और जो फैक्चुअल पॉइंट्स हैं उनको पढ़ते हैं। जैसे मैंने बताया अभी आप लोगों को कि अब लोथल की सारी चीजें मैंने लोथल में लिख दी है, चन्नू दड़ों की चन्नू दड़ों में लिख दी है, मोहनजोदड़ो की मोहनजोदड़ो में सारी लिख दी है, हड़प्पा की सारी हड़प्पा में लिख दी है। जैसे मोहनजोदड़ो में है स्नानागार, अन्नागार, तो सब वहीं लिख दिया मैंने। ठीक है, हड़प्पा में जो मिला वहीं लिख दिया, लोथल में जो मिला वहीं लिख दिया, कालीबंगा में जो मिला वहीं लिख दिया। तो अब जो कल से हम पढ़ेंगे वो फटाफट से एक दो क्लास और करके इसे पूरी को फिनिश करेंगे। लगभग जहां तक उम्मीद है मेरी, शुक्रवार शनिवार को मैं खत्म कर दूंगा पूरा का पूरा। ठीक है, और मंडे से हम स्टार्ट करेंगे क्या, आपका वैदिक सभ्यता। ठीक है, पक्का मंडे से वैदिक सभ्यता स्टार्ट हो जाएगी। बस 2 ही दिन है आपके पास ये वाले, और आपको पढ़ेंगे। अच्छा, वैदिक सभ्यता से पहले क्वेश्चन डिस्कस करना है, एकदम याद आ गया। पहले क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे, उसके बाद आपको वैदिक सभ्यता में हम लेकर आएंगे। फिर वहीं से हम चलेंगे आगे, वैदिक सभ्यता से मौर्य मतलब मगध में, मौर्य में, बौद्ध धर्म में, जैन धर्म, सब पढ़ेंगे बहुत अच्छे ढंग से। चलो तो मिलते हैं बच्चों कल आपको इसी समय, है ना। 11:30 बजे वीडियो हमारी अपलोड हो जाती है, और धीरे धीरे वेट करें, हम लोग आपके लिए करंट और ऑब्जेक्टिव जीएस वो भी लेकर आएंगे। पर अभी फिलहाल के लिए इतना रखते हैं, आराम आराम से रखते हैं, सब काम हो जाएगा। ठीक है, चलो, हरे कृष्णा, धन्यवाद। पढ़े अच्छे से, मन लगाकर, मिलते हैं।